देखो कंपोनेंट फॉर्म पे वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई दो वेक्टर है यहाँ पे, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप and vector b is 5i cap plus 8j cap. Then find vector r such that vector r is a plus b. a का x कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, x का a का x कंपोनेंट कितना है 3, कंपोनेंट कितना है 2 माइनस 2, b का x कंपोनेंट क्या है 5 और y कंपोनेंट कितना है 8 है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा कि x x कंपोनेंट को अलग ऐड करते हैं और y y कंपोनेंट को अलग ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप। स्टेप बढ़ रही हैं, वैसे लिख रहा हूं मैं सिस्टोमेटिक अभी, उसके बाद में डायरेक्ट कर सकते हो। तो पहले i वाले टर्म को एक साथ लिख दो, 3 प्लस 5 i कैप प्लस ऑफ माइनस 2 प्लस 8 j कैप। तो सॉल्व करने पे कितने आ गया बेटा, ये 8i कैप प्लस 6j कैप, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप a प्लस बी सीधा यहाँ देख लेते, 5 3 8 हो गया और 8 में से 2 गया, कितना बच रहा है यहाँ पे 6 बच रहा है। डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। एंड अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, सो देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर आ गया, ये 8i कैप प्लस 6j कैप। तो इसको लिखोगे कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पे, सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये कहाँ पे बन रहा बेटा, इसका x कंपोनेंट है 8 और y कंपोनेंट कितना है इसका 6। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, है ना, x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 6। समझ गए। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा इसका, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कैसे बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट जाएगा, अभी पैरेललोग्राम ये बना दिया अपन ने, ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए कि नहीं, चेक करो। हाँ ले लिया मैंने, ठीक है, ये समझ गए कि नहीं। तो आर वेक्टर इज, ये आर वेक्टर है, इन दोनों का सम ये वेक्टर आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसका एंगल एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल है, वाई एक्सिस से कितने का, नहीं ना बराबर है, सभी बच्चे ले लिया हूं मैंने, इधर पे जितने दिख रहा है मैंने सबको लिया। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, ये अंडर रूट 64 प्लस 36। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। अरे समझ गए कि नहीं। और x एक्सिस के साथ एंगल अगर चाहिए आपको तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट इज 6/8। और y एक्सिस के साथ अगर एंगल चाहिए तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, इट इज 8/6। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इनका एंगल भी बता सकते हो कि x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, y एक्सिस से कितने का बन रहा है। समझ गया बेटा, समझ गया इसको, हेलो, अरे समझ गए, बताना, समझ गए, एक और बताना सर। ठीक है, देख वेक्टर ए ये दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप, और वेक्टर बी कितना दिया हुआ है 5i कैप प्लस 8j कैप दिया हुआ है। इन दोनों का सम करना हमें, इन दोनों वेक्टर का सम करना मतलब क्या फाइंड करना हमको, r इक्वल्स टू a प्लस बी फाइंड करना है। a प्लस बी करना है तो x x कंपोनेंट अलग ऐड कर दो और y y वाले कंपोनेंट को अलग ऐड कर दो, मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो x x वाले अलग ऐड हो गए और y y वाले कंपोनेंट अलग ऐड हो गए। समझ गए, समझ गए कि नहीं। हाँ सर, और रिजल्टेंट 3 + 5 8 और यहाँ पे कितना बचा 6। तो
8i कैप प्लस 6j कैप, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर, यहाँ पे 8i कैप प्लस 6j कैप के बराबर है। डायग्राम में अगर बनाओगे तो इधर पे 8 और इधर पे 6, ये रिजल्टेंट वेक्टर है हाथ। इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। मैग्नीट्यूड में पूरा फार्मूला क्यों नहीं लिखे अपन ने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा क्यों नहीं लिखे, बता सकते हो क्या? क्योंकि सर वो 90 डिग्री पे दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, है ना, सीधा सीधा हो जाएगा। अगर कुछ एंगल बनता है तो फिर करना है, नहीं बनता तो सीधा सीधा हो जाएगा। वैसे भी एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्म पे दिए है ना, तो डायरेक्ट करना है ना, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और एंगल देख लिए। समझ गए, समझ गए इसको? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर पे, एक इधर पे, एक इधर पे। ऐसा इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कोई पर्सन है भाई, यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, उस पे 3 तरफ से 3 लोग खींच रहे हैं, जैसे ये आदमी एक है ना, एक इसको यहाँ पे ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे एक आदमी इसको इधर पे खींच रहा है ऐसा, एक आदमी इधर से खींच रहा है इसको ऐसा, समझ गए कि नहीं? और एक आदमी इधर से खींच रहा है इसको अपनी तरफ ऐसे, समझ गए सिचुएशन? हेलो, यस सर। तो एक पर्सन को ये यहाँ पे है और इसको 3 तरफ से 3 फोर्स लग रहा है, 3 लोग खींच रहे हैं इसको, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना, पॉइंट ओ पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, या रिजल्टेंट फोर्स कितना है? तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब हमें निकालना है F इज इक्वल टू तीनों का वेक्टर सम, F1 प्लस F2 प्लस F3। कैसे निकालोगे, अभी कैसे निकालोगे, तीनों का वेक्टर सम करना है, 3 फोर्स आपको इस तरह से डायग्राम में दिए हुए हैं, तीनों का क्या करना, वेक्टर सम करना है। समझ गए, समझ गए? क्वेश्चन का डायग्राम समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन का डायग्राम समझ गया बेटा? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? समझ गए। ठीक है, तो कैसे करोगे, अगर ये वाला फोर्स नहीं रहता, सिर्फ ये 2 लगते, तो फिर तो हमारे पास सबसे आसान तरीका था कैलकुलेशन का। कौन सा सबसे आसान तरीका था कैलकुलेशन का, बताओ? ट्राइंगल रूल, है ना, ट्राइंगल लॉ लगा देते या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा देते, निकल जाता है यार, है ना, निकल जाता है कि नहीं? ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ से ये पूरा कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत फटाफट हो जाता है वही भी कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं आती हमको कैलकुलेशन करने पे, कि आती कुछ, ट्राइंगल रूल लगा देते, 2 अकेले रहते तो। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल रूल लगा के तो सॉल्व होगा, पहले इन 2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसके रिजल्टेंट से इसको ऐड करना पड़ेगा। बहुत लंबी प्रोसेस है, पूरा दिन भर लग जाएगा सॉल्व करने पे, लेकिन इसका आंसर हमको 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर निकालना है। ठीक है, तो मैं जैसे नोट करवा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में जिस तरह से नोट कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही करना है ना, उसमें कुछ कंजूसी नहीं करना लिखने के लिए। क्वेश्चन का डायग्राम है तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाना। तो अब वो इसलिए क्योंकि जब आप बाद में इसको कॉपी से आप जब रिवाइज करो, रिपीट करके देखो, पढ़ोगे जब कॉपी से, तो आपको स्टेप्स समझ में आनी चाहिए, नहीं तो पता चल रहा है आपने डायरेक्ट लिख बस लिए, स्टेप ही समझ में नहीं आ रही, गोल हो गई, फिर वीडियो देखने आओगे, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो भैया अपनी कॉपी से रिवाइज करो, वीडियो से रिवाइज नहीं करो, कॉपी से रिवाइज करो, वीडियो से नहीं रिवाइज करो। ठीक है, वीडियो कहाँ पे रहेगा पता ही नहीं, इतना ज्यादा कंटेंट रहेगा आपका आगे चल के, लेकिन कॉपी आपकी एक रहेगी। यार पूरा 11 12 में भी आप अगर देखोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 10 कॉपी भरोगे, 10 कॉपी, और पूरा 11 12 में अगर तुम वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है कम से कम भी 400 वीडियो हो जाएंगे तुम्हारे, तो कहाँ ढूंढते बैठोगे यार, कितना टाइम वेस्ट होगा फिर उससे, है ना? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अपनी कॉपी से रिवाइज करना, अपने सेल्फ मेड नोट्स रहना, खुद के नोट्स हैं तो आपको पता है, समझ गए कि कहाँ पे क्या है, क्या लिखे हो, किस तरह से लिखे हो, इसलिए सिस्टमैटिक लिखो, नोट्स प्रॉपर बनाओ, नोट्स का इंपॉर्टेंस ये होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी सॉल्यूशन में मैं सॉल्यूशन का डायग्राम बना रहा हूँ, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म पे रिजॉल्व कर देंगे हम,
इन वेक्टर्स को कंपोनेंट के फॉर्म पे रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म पे रिजॉल्व करेंगे। किस किस को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, कौन कौन से वेक्टर को? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किस किस को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग? एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं। और इसको क्या मान ले रहे हैं बेटा हम लोग? दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, किस किस को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है? देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है ये कितना है यहाँ पे? F1 इज 20 न्यूटन, बराबर है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे? ये 37 डिग्री का एंगल है। तो इसके कंपोनेंट अगर हम लोग देखते हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो ऐसा। तो एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, है ना? दिस इज F1 cos 37, लिख सकते हो कि नहीं? F1 cos 37। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ गया इसका? दिस इज F1 sin 37। समझ गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? हेलो, कंपोनेंट समझ गए कि नहीं? सर ऊपर वाले के लिए नीचे वाले सर को 53 आएगा ना? क्या क्या? साइन 53 आएगा ना? नहीं, यहाँ पे 37 डिग्री का एंगल है। तो मैंने क्या सिखाया था कल, जब हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं तो जिस साइड के साथ में एंगल बनता है वो हमेशा कॉस वाला टर्म है, इसलिए ये क्या आ गया यहाँ पे? F1 cos 37 आ गया। समझ गए? ये F1 cos 37 आ गया, समझ गए कि नहीं? ये वाला कंपोनेंट। हाँ सर वो ठीक है। अच्छा, ये वाला। हाँ अरे तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसको साइन लिखते हैं ना भाई। पर वो 53 रहेगा ना? नहीं, साइन 37, ये कॉस है तो ये वाला टर्म साइन होता है ना। कल का पढ़े हो कि नहीं? कल का तुम लोगों ने ध्यान से, कल का पोर्शन तुमने ध्यान से पढ़े हो कि नहीं? F1 साइन 37। अगर 53 वाला एंगल लेते हो यहां पर से तो फिर ये कॉस के टर्म पे लिखा जाएगा, फिर साइन के टर्म पे नहीं लिखा जाएगा। समझ गए? हेलो, हाँ सर। भूल गया क्या? ये बताया था मैंने जब रिजॉल्व करना सिखा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री याद आई कि नहीं? ये थीटा, ये आर, तो ये वाला कितना होगा? आर कॉस थीटा। ये वाला क्या होगा? आर साइन थीटा। याद आया कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो ये अगर आर साइन थीटा है तो ये भी तो आर साइन थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं यहाँ पे। ठीक है, याद आया कि नहीं आया अभी? हाँ सर। हाँ, ओके। अब एक और, अभी इसको रिजॉल्व करना बाकी है। इसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमको। F3 को खुद ही बेचारा टूटा हुआ है, एक ही तरफ है, तो इसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। अभी एक और को रिजॉल्व करने की जरूरत है। कौन से वाले वेक्टर को रिजॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पे? कौन से वाले को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है अभी? F2। F2 को। ये कितने का है यहाँ पे? F2 है, यहां से कितने डिग्री का एंगल है? 53 डिग्री का एंगल है। तो इसको भी बेटा हम लोग रिजॉल्व कर देते इसके दो कंपोनेंट में। तो इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा नीचे, दैट इज F2 cos 53। समझ गए कि नहीं? F2 cos 53 ये वाला कंपोनेंट, समझ गए? और ये वाला कंपोनेंट कौन सा जाएगा इसका? दिस इज F2 sin 53। समझ गया बेटा? F2 sin 53 आया ना? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो जब अब एक और डायग्राम बनाना, ये तो पहला डायग्राम हो गया जिसमें हमने रिजॉल्व कर दी। अब एक और डायग्राम बनाना, जब हम वेक्टर को तोड़ देते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, तो फिर मेन वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं। तो अब आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपके पास में देखो कौन कौन से वेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे। ये वाला दिख रहा है एक, F1 cos 37। इधर पे कौन सा दिख रहा है बेटा? F2 sin 37। फिर यहाँ पे पीछे कौन सा दिख रहा है? एक इस साइड पे कौन सा दिख रहा है? F3। और नीचे की तरफ कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? एक, दिस इज F2 cos 53। और एक इस साइड पे दिख रहा है, दैट इज F2 sin 53। समझ गए कि नहीं?
समझ गए डायग्राम दोबारा? सर समझ में नहीं आ रहा वो हाँ पर थर्ड डायग्राम। कौन सा वाला डायग्राम? हाँ थर्ड वाला। ये वाला? हाँ यही वाले डायग्राम को दोबारा बनाया हूं मैं, ये डायग्राम को दोबारा बनाया हूं। जब हमने, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो, ठीक है। जब हमने ये वाले वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, इसको जब रिजॉल्व कर दे, इसको तोड़ दिया इसके दो टुकड़ों में, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके रिजल्टेंट को ऑलरेडी हमने उसके कंपोनेंट लिख लिए, और जब कंपोनेंट लिख लिए तो फिर उसका जो मेन वेक्टर होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए? ओके सर। ओके, कंपोनेंट लिख लिए तो मेन वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? इसलिए मैंने यहाँ पर F1 का मेन वेक्टर हटा दिया और यहाँ का F2 का मेन वेक्टर हटा दिया। इसको तो कुछ किए नहीं थे, इसलिए तो इसको वैसा का वैसे ही रहने दिए हम। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ये वाली वैल्यू कितनी इसकी? दिस इज 10 न्यूटन। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दोगे, F2 कितना था? अभी एक और बात आएगी यहाँ पे, sin 37 और cos 53, ये वाली वैल्यू चाहिए होगी हमें। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक राइट ट्रायंगल बना के रख लो आगे के लिए। ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री, ये 3, ये 4, और ये वाली साइड कितनी की रहती है इसकी? 5 की रहती है। समझ गए कि नहीं? है ना? ये ट्रायंगल देख के वैल्यू रखना हमको, तो ये ट्रायंगल देख के वैल्यू रखना। देखो F2 की वैल्यू कितनी है बेटा? F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू 15। cos 53 की वैल्यू बताओ जरा फटाफट। अभी F2 की वैल्यू तो पता हमको 15 है, और cos 53 कितना है? F2 की वैल्यू है 15, ये वाली वैल्यू है 20। यहां से देख के बताओ ये डायग्राम से cos 53 कितना होगा? 4/5। cos 53 कहां से 4/5 होगा? 53 मतलब बेस। यस, इट इज 3/5। तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया 9। ऐसे ये वाला बताओ अभी यहाँ पे, इट इज 15 इंटू साइन 53 कितना होगा? 4/5। तो कितना आ गया बेटा? 12। समझ गए कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो। यस सर। यहां से देखो, ये ट्रायंगल से sin 53 होगा 4/5, sin 53 4/5, cos 53 3/5, cos 37 4/5, sin 37 3/5। ऐसे यहां पे भी निकाल लो वैल्यू। F2 की वैल्यू कितनी दी है? F2 की वैल्यू यहां से मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, F2 sin 37। F2 की वैल्यू कितनी दी है? 20। साइन 37 किसके बराबर आएगा? 3/5। 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। समझ गए? अरे कुछ तो बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ, अब एक और बचा यहाँ पे, cos 37, 5 4 जा बराबर है, और ये एक और बच रहा है यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करने का। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये वाला कंपोनेंट कितना है? दिस इज F1 cos 37, मतलब यहाँ पे 20 इंटू cos 37 कितना होता है? cos 37 कितना होता है? 4/5, 5 4 जा 20, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस हाँ, तो Yes, sir. सारे कंपोनेंट पता चल गए हमको। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया, हमने सब कुछ निकाल लिए। इसके बाद की जो स्टेप है वो बहुत आसान है। इसके बाद की स्टेप बहुत आसान है। इतना आप इसी सीक्वेंस में आप लोग नोट करो पहले, इसी तरह से एक एक स्टेप लिखना, अच्छे से समझ के लिखो पूरा, और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, है ना? पूरा ऐसा कंजूसी मत करना लिखते टाइम, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ पूरा। ठीक है सभी बच्चे, फटाफट नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी तो हमारा काफी टाइम लग रहा है ये सब सॉल्व करने पे, है ना? लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती तो इतना नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन के डायग्राम पे ही रिजॉल्व कर देते हैं और वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अभी अपन लोग देखेंगे, है ना ऐसे। अब मैं यहाँ पर का ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ, अभी एक और डायग्राम में बनाता हूँ। अब हमारे पास में देखो, फाइनली ये पेज नंबर 3 है। अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया यहाँ पर?
ये ईस्ट नॉर्थ। देखो अभी जो भी वेक्टर हमको दिख रहा है सबको लिख लेते हैं हम लोग। तो इधर पे कौन सा दिख रहा है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है 12 न्यूटन, बराबर है। इस साइड पे कितना दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 16 न्यूटन। फिर इस साइड पे कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है आपको 10 न्यूटन। फिर नीचे कितना दिख रहा है, इधर पे नीचे कितने न्यूटन का दिख रहा है, 9 न्यूटन, बराबर है। फिर यहाँ पे एक और दिख रहा है कितने न्यूटन का, 12 न्यूटन का। तो जो वैल्यूज हैं उनको बस लिख लिया मैंने अब यहाँ पे, ठीक है। जो वैल्यूज हमको दिख रही थी उनको बस लिख लिए। तो अब हमारा काम ज्यादा आसान हो गया कि नहीं, देखिए जो वैल्यूज थी बस उनको बस लिख लिया मैंने। अब ये एक्स डायरेक्शन के वेक्टर को अलग ऐड कर दो और वाई डायरेक्शन के वेक्टर को अलग ऐड कर दो। एक्स एक्स को अलग ऐड कर दो और वाई वाई को अलग ऐड कर दो। समझ गए कि नहीं, एक्स एक्स को अलग ऐड कर दो और वाई वाई को अलग ऐड करो। तो एक्स एक्स को अलग ऐड करते हैं हम लोग, तो फाइनली वी गेट काला हो रहा है। एक्स एक्स को अलग ऐड कर दो, देखो अभी आगे माइक म्यूट रखो। एफ एक्स समेशन एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, समेशन एफ एक्स, ठीक है। समेशन एफ एक्स बताओ बेटा, यहाँ पे समेशन एफ एक्स मतलब ये वाले डायरेक्शन के अलग ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे +16 प्लस ऑफ +12 प्लस ऑफ -10 कितना हो गया ओवरऑल, 16 + 12 - 10 कितना हो गया ये, इट विल बी +18 न्यूटन। सिमिलरली समेशन एफ वाई कर दो, तो एफ वाई इज +12 न्यूटन प्लस ऑफ -9 न्यूटन कितना बच रहा बेटा ये, इट इज +3 न्यूटन। मैं यहाँ पे ज्यादा लिख रहा हूँ, स्टेप अभी ज्यादा लिखी जा रही है, लेकिन जब आप पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी जितनी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, यही देख लो। 12 में से 9 गया कितना बचा, 3 मतलब ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे 16 और 12 मिलके हो गया 28। 28 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, इस साइड पे 18 बचेगा। मतलब फाइनली वी हैव द डायग्राम। हमको डायग्राम कुछ इस तरह का मिलेगा फाइनली। इधर पे एक्स एक्सिस है, इधर पे वाई एक्सिस है, मतलब ये नॉर्थ है और ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है। फाइनली हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो इस साइड पे मिल रहा है ऐसा। ये एफ एक्स आ गया ओवरऑल 18 न्यूटन और इस साइड पे कौन सा आ गया बेटा, एफ वाई आ गया, ये किसके बराबर हो गया, 3 न्यूटन के बराबर हो गया एफ वाई। समझ गए कि नहीं, एफ वाई की वैल्यू 3 न्यूटन। और जो रिजल्टेंट आएगा पूरा ओवरऑल ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया यहाँ पे, दिस इज नेट फोर्स। ये नेट फोर्स आ गया ओ पॉइंट पे। कहां पे बन रहा है ये नेट फोर्स, यहां से ये अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है। चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, सो देयरफॉर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, √f(x) स्क्वायर प्लस fy²। वैल्यू पुट कर दोगे तो इट इज 18 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 आया ना, +9 कितना हो गया बेटा ये 333 न्यूटन। ये रिजल्टेंट आ गया। और एंगल अगर देखोगे तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3/18 मतलब 1/6। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, tan इनवर्स 1/6 आ गया। तो जो नेट फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा था, इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √333 न्यूटन आ रही है। और किस डायरेक्शन पे लग रहा है, देखिए किस डायरेक्शन पे लग रहा है ये फोर्स, ईस्ट से किधर पे लग रहा है, ईस्ट से अल्फा डिग्री के एंगल नॉर्थ की तरफ लग रहा है। ईस्ट से अल्फा डिग्री का एंगल बना है, किस साइड पे लग रहा है, नॉर्थ की तरफ लग रहा है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। इस तरह से सॉल्व करना है। पहली बार सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ज्यादा स्टेप हमको लिखनी पड़ती है, पूरे स्टेप हमको समझने पड़ते हैं।
फिर आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये फिर बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा कैलकुलेशन माइंड में। जैसे ये जो स्टेप मैंने लिखा हूं ये लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है? ये अलग से ये वाली स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये डायग्राम बना सकते हो। यहां से डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बना दो, क्योंकि देखो यहाँ पे 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3 बचा। इस साइड 16 और 12 हो गया 28, 28 में से 10 गया, कितना बचा बेटा? 18 बचा। सीधा सीधा आ गया। तो रिजल्टेंट ये वाला आ गया यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? है ना? तो जब हम लोग 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं तो ट्रायंगल रूल फ्रूटफुल है क्या? ट्रायंगल रूल से आसानी से ऐड कर सकते हो कि मुश्किल जाएगी ट्रायंगल रूल से ऐड करना? 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करते हो, यहाँ पे 2 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन किए अपन ने, 3 वेक्टर का एडिशन किए, ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए वेक्टर को जब आप कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हो, कंपोनेंट में तोड़ देते हो, तो कंपोनेंट में ब्रेक करके जब वेक्टर को ऐड किया जाता है तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है। अभी पहली बार आपको स्टेप भले ही ज्यादा लग रही हो, है ना, कि यार कितना ज्यादा करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टेप्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो। क्वेश्चन के डायग्राम से यहां से आप सीधे इस यहाँ पे पहुंच सकते हो, ये वाली स्टेप पे। मतलब जितना बीच की स्टेप हमने की है उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के डायग्राम पे यहीं पे रिजॉल्व कर दो, यहीं पे वैल्यू निकाल लो और यहां से सीधे आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो जो बीच की स्टेप होती हैं वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उतनी इंपॉर्टेंस की नहीं रहती। क्लियर हो गया? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? बीच वाली जो स्टेप्स हैं वो हमारे लिए उतनी सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन के। देखो अभी तो एक तरीका ये है, ये तो अपने पूरी स्टेप्स लिखे, लेकिन आपको पूरी स्टेप्स नहीं लिखनी है। ध्यान देना कैसे। मैं पूरा डायग्राम दोबारा बना देता हूं। यहाँ पे इस साइड पे ये है पॉइंट ओ, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था बेटा? दिस इज F3 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। फिर यहाँ पे 53 डिग्री के एंगल पे कौन सा लग रहा था? एक ये कौन सा वाला लग रहा है यहाँ पे? F2 इक्वल्स टू 15 न्यूटन। फिर यहाँ पे एक कितने लग रहा था? 37 डिग्री के एंगल पे F1 इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। एंगल कितने डिग्री का? 37 डिग्री का। ये क्वेश्चन का डायग्राम है, तो क्वेश्चन के डायग्राम से ही सॉल्व कर दो ना। ये ईस्ट है मतलब एक्स एक्सिस ले लिए, ये नॉर्थ है मतलब हमने इसको वाई एक्सिस ले लिए। यहीं पे सॉल्व कर दो, यहीं पे रिजॉल्व कर दो। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया यहाँ पर? ये हो जाएगा F1 cos 37 बराबर है F1 cos 37। इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये 20 और cos 37 कितना होता है बताओ फटाफट। cos 37 कितना होता है? cos 37 डिग्री कितना होता है? 345 बराबर है। नहीं उल्टा लिख दिया, 37 ये 3 ये 4 ये 5 बराबर। cos 37 कितना होता है बेटा? 4/4/5 बराबर है। तो यहीं पे सॉल्व कर दो यार इसको। ये कितना आ गया यहाँ पे? 16 आ गया ये। और ऐसे ही इधर पे ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया यहाँ पे? दिस इज, डायरेक्ट लिख दो इसको, ये आ गया आपका F2 sin 37। तो F2 की वैल्यू हो गई 20 sin 37। देखो यहाँ पे कितना आएगा? 3/5, 5 4 20, मतलब कितना आ गया? ये वाली वैल्यू 12 आ गया। ऐसे ही इसको रिजॉल्व कर दो, ये वाला भी रिजॉल्व होगा। ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा? ये सॉरी ये है F1 है ना, ये F2 sin 53, F2 की वैल्यू है आपके पास में 15 और sin 53 कितना होता है? 4/5। तो 4/5 5 5 5 3 जा 15, मतलब ये हो गया 12। और ऐसे ये वाला कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर दी हमने, F2 cos 53
तो F2 की वैल्यू है 15 और cos 53 देखो यहाँ पर से किसके बराबर रहेगा 3/5। तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। तो आपने डायग्राम पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि नहीं डायग्राम पे, और डायग्राम पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो सीधा सीधा ये डायग्राम बन जाएगा आपका। यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। डायरेक्ट देखो यहाँ पे 16 और 12 कितना हो गया, 16 और 12 कितना हो गया 28 और ये पीछे की तरफ कितना लग रहा है 10। मतलब यहाँ पे इस साइड पे कितना जाएगा, सीधा सीधा 18 न्यूटन यहाँ पे आ गया। इधर पे 12 है और इधर पे 9 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 न्यूटन इधर पे बचेगा। समझ गए बेटा? तो रिजल्टेंट वैल्यू ये आ गई डायरेक्ट, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट वैल्यू आ गई, नेट फोर्स ये आ गया पॉइंट O पर, ये अल्फा डिग्री का एंगल है। और नेट फोर्स की वैल्यू ये डायग्राम देख के अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स की वैल्यू √18 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर न्यूटन। और इसके बाद एंगल अगर देखना है यहाँ पे तो tan अल्फा इज इक्वल टू 3/18 1/6 हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन के डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमने पूरी जितनी स्टेप लिखे थे, जितने डायग्राम बनाए थे अलग अलग, उनको बनाने की जरूरत है। यहीं पे क्वेश्चन के डायग्राम से ही इस तरह से सॉल्व कर लेना। समझ गए? अरे बोलो जल्दी से। हाँ सर। है ना, क्वेश्चन के डायग्राम से सॉल्व करना। तो ये हमारी हैबिट हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन के डायग्राम से सॉल्व करना। लेकिन इसके पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाया, फिर सॉल्यूशन के डायग्राम मैंने स्टेप वाइज बनाया, ताकि आपको ध्यान रहे कि स्टेप क्या फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन उतनी सारी स्टेप करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सीधे सीधे ये करना होता है। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली हमको 1 से 2 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बट अभी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेजेस चल रही हैं, इसलिए ज्यादा टाइम अभी लगता है। समझ गए? नोट कर लो अब इसको दोबारा फिर से इस क्वेश्चन को। कल हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब तो चैप्टर चलने वाला हमारा मोशन इन अ प्लेन, उसमें अब वो बहुत काम में आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी फटाफट। सर ऑफलाइन में भी यही पढ़ाने वाले हो ना? हाँ, कल यही पढ़ेंगे।